एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में मतलब यूज ऑफ देयर है जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज सब्जेक्ट का जो है मतलब अंतिम भाग है। आज सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, अगले दिन से जो है प्रेडिकेट प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तो होता ही है, उसके साथ साथ देयर का प्रयोग ट्रांसलेशन में भी आता है। आप इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ये जानेंगे सब्जेक्ट देयर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, जब वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं होता है और वाज का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है और कोई वस्तु या व्यक्ति अन्य के ऊपर या अंदर हो और सब्जेक्ट के बाद जो है तुरंत था, थे, थी, हाय हाय आदि क्रिया आई हो, तो उन वाक्यों का प्रारंभ देयर से करते हैं। अब आप इसके जो है पहचान को, परिभाषा को जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। पुराने समय में एक दयालु राजा था। देखिए, समय निश्चित होता है, यानी कहाँ से कहाँ तक, तो एक समय की एक लिमिट है और उसी के अंदर एक दयालु राजा था। और दूसरी बात, जो राजा इसमें सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद था मतलब वाज जो है इसमें क्रिया आया है और समय के अंदर जो उसके लिमिट में राजा था समय में, तो इसलिए इस वाक्य का प्रारंभ देयर से होगा। वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं है और जो वाज क्रिया जैसे था है तो वाज हो जाएगा इसमें राजा के लिए। उससे तुरंत पहले जो वास्तविक सब्जेक्ट है वह क्या है, राजा है। इसके तुरंत बाद क्रिया आ गई है, तो ऐसे वाक्यों का प्रारंभ जो है देयर से करते हैं। अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा, देयर वाज ए काइंड किंग इन ओल्डन टाइम। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे गांव में एक स्कूल है। अब समझेंगे, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब देखिए प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं होता है, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं दिया है और मेन वर्ब की तरह आया हो, तो यहाँ है जो है मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है, और उससे पहले स्कूल जो है वास्तविक सब्जेक्ट आया है। और गांव की एक सीमा होती है, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति अन्य के अंदर या ऊपर, तो अब स्कूल गांव के अंदर है, तो इसलिए जो है इस वाक्य में देयर का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा, देयर इज ए स्कूल इन माय विलेज। एक बात और जान लीजिए, देयर को जो है इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, ये परिचय कराता है, ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप आगे पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ही है तो ही के साथ हिज लगता है, आप जानते हैं ही के साथ वाज लगता है, अभी जो है उसके साथ दूसरा नहीं लगेगा, तो ये वास्तविक सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन देयर जो केवल इंट्रोडक्टरी है, यही कारण है कि इसके साथ हिज भी लगता है और आर भी लगता है, दोनों लगता है, ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है। तो यही समझना होगा। फिर अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे खेत में एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री इन माय फील्ड। तो अब खेत की एक सीमा है, प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, जो इज है इसमें है मुख्य क्रिया का काम कर रहा है और उसके तुरंत पहले जो है सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत था, थे, थी, हाय क्रिया आता है। जैसा कि देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है तुरंत था, थे, थी, हाय हाय आदि क्रिया आती है, तब पेड़ के बाद तुरंत क्रिया आ गया है। प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट नहीं है, खेत की एक सीमा है, तो खेत के अंदर हो गया, एक एरिया है, उस एरिया में कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों में जो है देयर का प्रयोग किया जाता है, यानी क्या बनेगा, देयर इज ए ट्री इन माय फील्ड। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान देंगे, बिल्कुल जो आपने जो इसका पहचान कहिए या परिभाषा कहिए, वो जो लिखे हैं उसी के आधार पर बिल्कुल है। एक बार फिर ध्यान से समझ लीजिए, जब वाक्य प्रारंभ में सब्जेक्ट ना हो। अब चौथा एग्जाम्पल को देखते हैं, प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं है, इज का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है, क्रिया की तरह होता है। अब इसके बाद जो है
एक वस्तु अन्य के अंदर होगा या ऊपर होगा। अब देखिए टोकरी में 3 आम है तो टोकरी के अंदर हो गया। अब टोकरी में कहीं भी होगा या तो अंदर होगा। और सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है था के थी है क्रिया आती है, तो आम के बाद तुरंत है क्रिया आया है। तो इस तरह से आप समझ लेंगे कि ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वह क्या होगा, देयर आर 3 मैंगोज इन द बास्केट। आप देखिए अगर देयर वास्तविक सब्जेक्ट रहता तो देयर के साथ ही जाता तो इजी आता, लेकिन 3 मैंगोज हो गया है तो उसके हिसाब से यहाँ आर का प्रयोग हो गया है। इसका मतलब कि जो वास्तविक सब्जेक्ट है वह क्या है, मैंगोज है, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए देयर को इंट्रोडक्टिव देयर कहा जाता है। और अगला एग्जाम्पल से अब समझिए, तालाब में मेढक है। अब देखिए प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट है मेढक उसके तुरंत बाद क्रिया आई है। तालाब की एक एरिया होती है, मतलब तालाब के अंदर हो गया, तो ऐसे वाक्यों में देयर होता है। जैसे समझ लीजिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज ए फ्रॉग इन द पॉन्ड। समझ रहे हैं ना, देयर इज ए फ्रॉग इन द पॉन्ड। अब आगे इसमें नेगेटिव वर्ड भी आता है, नहीं या कोई नहीं भी आता है। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के वाक्य में इज आर वाज वेयर के पश्चात नहीं है तो नॉट और कोई नहीं है तो नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर जो है देयर का प्रयोग वाला वाक्य है और उसमें नेगेटिव वर्ड है, अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग कर दीजिए, कोई नहीं है तो नो का प्रयोग कर दीजिए। और कब होगा, देयर के बाद जो इज आर वाज वेयर का प्रयोग होता है और उसके बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, मेरे शहर में कोई नदी नहीं है, तो अब देखिए कोई नहीं आया है तो क्या कर देंगे, देयर इज नो रिवर इन आवर सिटी। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, बॉक्स में कमीज नहीं है, तो अब नहीं शब्द केवल आया है तो नॉट का प्रयोग कर दीजिए, कोई नहीं आया था तो नो का प्रयोग कर दिए। तो उसी तरह से इसमें नहीं आया है, ध्यान देंगे बॉक्स में कमीज नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट शर्ट इन द बॉक्स। ठीक है, अब इसी आधार पर आपको जो है नीचे होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको जो है सावधानी पूर्वक बताए गए नियम के अनुसार जो है इसका अनुवाद करेंगे, समझेंगे और ये भी जानेंगे साथ ही साथ कि देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। देख लीजिए ये जो आपको होमवर्क दिया गया है, प्याले में चाय नहीं थी, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है, मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। कक्षा में कोई अध्यापक नहीं थे, तालाब में पानी नहीं था, उसके जेब में कोई कलम नहीं है। अब आप बताए गए नियम के आधार पर इसको हल करेंगे। अगर कहीं आपको समस्या होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।